आर्किटेक्चर डिसाइड करेंगे। एक जो सॉफ्टवेयर होता है हाई लेवल पे, एकदम टीयर पे, हम डीप में नहीं जाएंगे बट हाई लेवल पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वेरी हाई लेवल, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कभी डिस्कस किया है कि ये जो फर्स्ट ईयर होता है ये हमारा यूजर इंटरफेस होता है, जहाँ से एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर को यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। अभी इसमें अलग अलग तरीके के यूजर इंटरफेस होते हैं। अभी अगर हम नॉर्मल यूजर की बात करें तो एंड्रॉयड या कोई मोबाइल एप्लीकेशन कह सकते हैं, और कोई सिस्टम से है तो वेब एप्लीकेशन हम कह सकते हैं कि सिस्टम से है तो वेब ऐप यूज करेंगे। लेकिन इन दोनों को भी यूजर इंटरफेस कहा जाता है। और ये जो यूजर इंटरफेस होता है इसमें जो डेटा आता है, पूरा का पूरा जो डेटा लेके आता है और जो भी कंट्रीब्यूट या कम्युनिकेट करता है यूजर इंटरफेस के साथ, ये सर्वर, हम इसे सर्वर कहते हैं। ठीक है। और जो एक्चुअल में जो डेटा होता है वो डेटा होता है थर्ड लेयर में, और उस लेयर का नाम है डेटाबेस। इट इज अ गोडाउन, आप कह सकते हैं कि पूरा डेटाबेस जो है या डेटा जो है रिलेटेड ऑल द एप्लीकेशन स्टोर होता है डेटाबेस में। तो आप लोगों ने ये जाना है यूजर इंटरफेस के टर्म से कि अगर आपको वेब एप्लीकेशन या वेब यूज करना है तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, ये आप लोगों ने देख लिया है। सीएसएस पढ़ना है, जेएस, ये टर्म्स है। फिर रिएक्ट या एंगुलर जो भी कुछ है। सर्वर साइड में आप जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, लेकिन आपको ये क्लियर है क्या कि ये जो यूजर इंटरफेस पे जो डेटा दिखाई देता है ये कहाँ से आता है? फर्स्ट टर्म, ये मैं इसे ग्रीन कर यस सर। देता हूँ। और ये जो डेटा आता है ये डेटा आता है हेलो सर। डेटाबेस से। हाँ बोलिए ना। सर स्क्रीन ब्लैंक दिख रहा है। अरे यार सॉरी, माय बैड। पेन। हाँ अभी दिख रहा है, ये देखो मैंने ड्रॉ यस सर। किया। यस सर। हम्म, देखिए, क्या आप लोगों को ये क्लियर है कि यूजर इंटरफेस यानी जो आप जो भी ब्राउजर पे सामने देखते हो उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं, और उसे डिजाइन करना या डेवलप करना आप लोगों ने सीखा है। लेकिन उसमें जो डेटा आता है, उसमें जो डेटा आता है वो सर्वर से डेटा आता है। अभी तक हम लोगों ने डेटा कैसे कम्युनिकेट करना है इसके बारे में मैं सर्वर पे एक बॉक्स लिख देता हूँ। ये वाला जो सर्वर पे एक बॉक्स लिख देता हूँ, और उस बॉक्स पे लगभग यहाँ पे उसका इस तरीके से लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो डेटा आएगा ये ऐसे दिस वे कम्स। तो एक्चुअली डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाता है आपका? डेटाबेस। 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 ठीक है। डेटाबेस में। डेटाबेस से डेटा निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कौन से टीयर या लेयर की है, कौन से टायर की है? तो सर्वर वाले इसकी जिम्मेदारी है। करेक्ट। यूजर को अच्छे से दिखाना डेटा, ये कौन से लेयर की या कौन से टीयर की है? टीयर वन यूजर इंटरफेस जो सबसे नजदीक रहता है आप लोगों के। अगर आपको क्लियर है तो हाँ करते जाइए, मुझे रिस्पॉन्स देते जाइए। ये टी1 टीयर वन यस। आपको क्लियर है? यहाँ पे यस सर, यूजर यस। इंटरफेस पे जो डेटा आता है ये कहाँ से डेटा आता है, कौन से टीयर से आता है? सेकंड टीयर कौन सा है? सर्वर। टीयर 2 सर्वर। सर्वर। सर्वर से। सर्वर जो डेटा एक्चुअली स्टोर नहीं करता, लेकिन डेटा जहां से लेके आता है, स्टोर कहाँ से कहाँ पे होता है और कहाँ से लेके आता है? ये टीयर 3 से लेके आता है। सर्वर से। क्या आप लोगों को ये हाई लेवल में क्लियर है अभी कि किस तरीके से लेके आता है? इज दैट यस फाइन? यस। सर। यस सर। ठीक है। अभी ये जो आप लोगों ने ये एपीआई देखी है, एपीआई क्या करता है बेसिकली? ये डेटाबेस से, इस एपीआई का काम है कि डेटाबेस से डेटा पुल करो और यूजर को दे दो। और जो भी डेटा यूजर सेव करना चाहता है इसके लिए दूसरी एपीआई होगी, सेव के लिए अलग एपीआई होगी, है ना? डिलीट के लिए, अपडेट के लिए अलग अलग एपीआई होती है। तो ये मान लेते हैं कि ये सेव के लिए है, तो मैं ऐसा एरो भी कर देता हूँ। यहाँ से कुछ फॉर्म भर रहा है डेटा, और ये एपीआई जो होगी ये सेव के लिए एपीआई बनाई जाएगी। लेकिन ये कहाँ पे सेव करेगा, कहाँ पे स्टोर करेगा ये डेटा? अगेन कहाँ पे स्टोर करता है ये डेटा? सर्वर पे स्टोर करता है या डेटाबेस पे स्टोर करता है ये डेटाबेस। डेटाबेस डेटा? में।
डेटाबेस। डेटाबेस। यस। तो क्या ये तीनों टीयर आप लोगों को समझ में आए कि क्या करना है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो एपीआई है, जो आप लोग एपीआई 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 करते हो, मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। ठीक है। तो वो एपीआई का काम क्या है? सिर्फ डेटाबेस में से जो है, डेटाबेस में से जो है डेटा निकालना है डेटा और पुल और पुश। हाँ बस दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। इतना ही उसका काम है। तो आप लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके लिख सकते हो इस एपीआई को, लेकिन हम लोग कौन सी यूज करने वाले हैं? नोड जेएस यूज करने वाले हैं एंड एक्सप्रेस जेएस का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, सर एक्सप्रेस ये जेएस का। एक्सियोस जो यूज किया था हमने लास्ट टाइम, वो नोड जेएस का है या फिर कोई नहीं, और टेक्नोलॉजी? मैं आपको कवर करा देता हूँ। ठीक है, मैं कवर कर, गुड क्वेश्चन। तो क्या आप लोगों को ओके। ये यहाँ तक क्लियर है? यस यस। सर। हाँ। यस सर। तो तो अभी आप जो भी कुछ देखते हो, मतलब ये सर्वर से जो डेटा लेना देना हो, हाँ। ये सर्वर से डेटा लेना देना हो, कौन से लेयर से कौन से लेयर के बीच में है? यूजर इंटरफेस से डेटा सर्वर पर देना है, मतलब ये इस एपीआई को कॉल करना है, सेव वाली एपीआई को कॉल करना है। तो इसके लिए जो इंटरमीडिएट लग रहा है, इनमें से अलग अलग लाइब्रेरीज है। ये है एक्सियोस, फेच, दूसरे नंबर पे है फेच, है ना। तीसरे नंबर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंगुलर का एचटीटीपी क्लाइंट यूज कर दिया जाता है। ये सारे ऐसे और बहुत सारे हैं ऐसे। ये जो आप लोगों ने एक्सियोस या फेच या एचटीटीपी क्लाइंट या जो भी कुछ आगे इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, उनका इस्तेमाल एक ही है कि ये सर्वर से जो एपीआई आ रही है उसका डेटा जो है यहाँ पे यूजर इंटरफेस पे ले सके। ठीक है, सो इट इज अ मीडियम टू गेट डेटा ऑफ दैट एपीआई। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो पोर्शन होता है, जो भी आप एक्सियोस या फेच जो भी आप सीख रहे हो, ये जो आएगा ये यूजर इंटरफेस साइड आएगा, यानी कि ये वाले टीयर में आएगा एक्सियोस एंड एचटीटीपी क्लाइंट। सेम एक ही काम है, थोड़ा सा सिंटैक्स इधर उधर होता है, लेकिन काम वही होगा कि ये पे का डेटा यहाँ पे लेके आना। कि ये आप लोगों को क्लियर है अब ये? यस। यस सर। यस सर। ठीक है, दैट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो एपीआई बनाने का काम, यानी कि सिंपली है कि डेटाबेस से डेटा को पुल करना, लेना देना जो भी है, ये नोड जेएस से कर सकते हैं। जावा अगर लैंग्वेज प्रेफर करते हो तो जावा प्लस स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क यूज की जाती है, बहुत फेमस है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी अगर कोई डॉट नेट है तो MVC 4 5 जो भी है, डॉट नेट वाला जो रहेगा तो सी शार्प होता है। अगर कोई पीएचपी है तो पीएचपी से करता है तो लारावेल से वो कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन कॉमन एपीआई आप किसी भी चीज से बनाओ, या नोड जेएस से बनाओ, जावा से बनाओ, एपीआई जो है वो कॉमन है। एपीआई जो है, टर्म्स जो है, ये कॉमन टर्म है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टू द स्पेसिफिक कोडिंग, मतलब जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस पे नहीं है डिपेंडेंट ये। तो क्या आप लोगों को ये क्लियर है कि आप जो है एपीआई डेवलप करने वाले हो या डिजाइन एंड डेवलप करने वाले हो, तो वो करने वाले हो नोड जेएस से। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि एपीआई आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी फ्रेमवर्क से लिख सकते हो। पाइथन का जैसे फ्लास्क एंड जांगो है, वैसे। सर ये एपीआई का जो सिंटैक्स है, हेलो बोलिए ना। सर, वो डिफर होता है क्या सर हर एक लैंग्वेज, मतलब इस नहीं नहीं टेक्नोलॉजी के नहीं, साथ? कॉमन है, नहीं नहीं हर क्या? लैंग्वेज से टेक्निक कॉमन है नहीं। ना? कॉमन कॉमन। ओके ओके। ये ओके जो है ओके ये सर। कॉमन चीज है जो हम लोग एपीआई वाला, मैं खुद पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये सिस्टम डिजाइन का पार्ट आएगा, एपीआई डिजाइनिंग। तो और ये जो आज हम सीख रहे हैं ये भी पार्ट जो है वो सिस्टम डिजाइन का पार्ट है, जो मैं आप लोगों को एक एक करके सिखाते जाऊंगा। तो अगर ये बेसिक आइडिया क्लियर है आप लोगों को, तो अभी बढ़ते हैं डेटाबेसेस की तरफ। ये वाला पार्ट, दिस नाउ।
तो नो जो हमने लिखा है लाइब्रेरीज पैच एक्सियोस और एसटी। ये फेच एक्सेस ये जो है ये यूजर इंटरफेस की तरफ रहती है, जो एपीआई का सर्वर का जो डेटा है वो हेल्प करती है यूजर इंटरफेस में लेने के लिए। दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन था इसमें? और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है वो कनेक्टिविटी करने के लिए। इट्स फाइन, ये क्लियर है अभी? यस सर। ओके, गुड। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस का काम क्या है, कौन बता सकता है? क्या पर्पज है डेटाबेस का? सर टू बोलिए। सेव द रिकॉर्ड्स। स्टोर यस, तो जस्ट स्टोरिंग द डेटा। स्टोर दैट्स इट। डेटा। दैट्स इट। यस सर यस। यस, दैट्स करेक्ट। कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अभी डेटाबेस जो है आपके, जो डेटाबेस होंगे उसके जो टाइप्स है, मैं लिख के दे देता हूँ उसके जो टाइप्स है, डेटाबेस के जो टाइप्स है। डेटाबेसेस टाइप्स, डेटाबेस के टाइप्स। हाँ, डेटा टाइप मत बोलना है यहाँ पे, डेटाबेसेस के टाइप्स है ये। पहला है आरडीबीएमएस, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, रिलेशनल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजर। रिलेशनल डेटाबेसेस मैनेजमेंट जिसे। दूसरा है आपका नो सिक्वल, नॉट ओनली ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या ऐसे। तीसरा जो है न्यू सिक्वल डेटाबेसेस। फोर्थ है टाइम सीरीज डेटाबेसेस। अभी आप लोगों को ये बहुत ध्यान से सुनना है कि ये चार जो टाइप के डेटाबेसेस है ये डिपेंड ऑन सिनेरियो, एप्लीकेशन का यूज केस। इसके हिसाब से हमें चूज करना होता है कि कौन सी कैटेगरी, कौन से टाइप का डेटाबेस जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक एक दो दो पॉइंट आप लोगों को बताते जाऊंगा, वैसे हम डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है? सो आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस का जो रिलेशनल डेटाबेसेस है, रिलेशनल डेटाबेसेस है, रिलेशनल डेटाबेसेस है। रिलेशनल का मतलब होता है कि जो डेटा रिलेशनल डेटाबेस के कैटेगरी में जो डेटा स्टोर किया जाता है ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में किया जाता है, मतलब टेबल फॉर्मेट में किया जाता है। ऐसे ही कॉलम्स होते हैं एंड रोज भी होते हैं, ऐसे ऐसे टेबल फॉर्मेट में। आप लोगों ने सबने एचटीएमएल में टेबल पढ़ा है, कैसे टेबल बनाते हैं, वैसे सबको पता है टेबल्स। तो ये यस सर। यस फॉर्मेट में जो यस है, सर। जी, तो ये टेबल में डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे कि ये मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, तो यहाँ पे लेट्स सी आईडी होगा, यहाँ पे नेम होगा, जो भी है नेम होगा एंड सैलरी होगी, ऐसे। और ये सारा डेटा फिल किया जाएगा। अभी इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट कौन सा है, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट टेबल बनाया जाएगा। इसके रीजंस भी होंगे जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि डेटा को कैसे क्लीन किया जाता है, वो सारी चीजें। बट अभी आपको रिलेशनल डेटाबेस समझना है कि क्यों इसे रिलेशनल डेटाबेस हम लोग कहेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा है आईडी, और यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट का जो नाम है, जैसे कि डिपार्टमेंट होगा एचआर, इसका आईडी 1। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ये डिपार्टमेंट टेबल का जो आईडी है यहाँ पे रखते हैं। मान लो आईडी 1, नेम नीलेश, और उसका जो सैलरी है मान लो 45,000 है। और करंटली नीलेश जो है हेल्थ केयर में काम करता है मान लो, तो उसका डिपार्टमेंट क्या होगा? हेल्थ केयर या हॉस्पिटल, जो भी कुछ है, ठीक है, जो भी कुछ होगा उसका।
तो इसका डिपार्टमेंट आईडी, और नीचे और एक मैं रो निकाल देता हूँ। हेल्थ केयर। तो अगर नीलेश जो है डिपार्टमेंट, अगर नीलेश का हेल्थ केयर है तो उसका आईडी क्या है? 2. टू। टू। तो ये हम लोग जो है मैप करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल की जो रिलेशन बनती है वो बन चुकी है इस टेबल से, इस तरीके से। तो जब जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे हम लोग जो है आगे, इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि हम जो है जैसी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे अलग अलग हम जो है टेबल बनाते जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, और एक दूसरे के साथ इस टेबल्स की रिलेशनशिप बनाते जाएंगे। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट है, इसीलिए इसे रिलेशनल डेटाबेसेस कहा जाता है। क्या आप लोगों को क्लियर है कि इस तरीके के डेटाबेसेस को रिलेशनल क्यों कहा जाता है? बिकॉज एक Yes. टेबल दूसरे टेबल के साथ कनेक्टेड होते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसे रिलेशन या रिलेशनल डेटाबेसेस कहा जाता है। अभी ये कौन से एप्लीकेशन में इस्तेमाल करने चाहिए, मैं आपको दो टेबल ड्रॉ करके दिखा देना चाहता हूँ। फर्स्ट है फर्स्ट है अकाउंट नाम का एक टेबल, एग्जांपल दे देता हूँ। और दूसरा टेबल है विड्रॉ नाम का टेबल। लेट्स सी, दो टेबल है। ठीक है, दो टेबल आपके पास दिए गए हैं एग्जांपल के लिए। मान लो ये अकाउंट है। जब भी कोई इसे, ध्यान से सुनो, जब सुनोगे तो ही आप इसका आंसर सही से दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। मैं सबको पूछूंगा एक एक करके। मान लो यहाँ पे राजेश ने 10,000 रुपये विड्रॉ करने के लिए लिया। 10,000 रुपये एटीएम पे गए, एटीएम में से आप लोगों ने, एप्लीकेशन है एटीएम की, वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, और 10,000 रुपये आप लोग जो है विड्रॉ करने के लिए आ चुके हो। 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, मतलब कर रहे हो आप वो प्रोसेस में। और क्या हुआ कि यहाँ पे जो है विड्रॉ सक्सेस दिखाया। लेट्स सी, यहाँ से भी विड्रॉ, यहाँ से भी अकाउंट में से पैसे जो है सक्सेसफुली 10,000 माइनस हो गए। जो भी अकाउंट था, मान लो 40,000 थे, उसमें से माइनस हो गए 10,000। यहाँ से सक्सेस हुआ, विड्रॉ करने के लिए गए। लेकिन सडनली सडनली जब विड्रॉ भी सक्सेस दिया, ये भी सक्सेस दिया, लेकिन एटीएम ने, राजेश ने क्या किया, पैसा एटीएम में से उठाया ही नहीं। मतलब अटक गया, मशीन की किसी वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से एटीएम में अटक गया। तो क्या होना चाहिए? ये जो डेटाबेस ने उसने सक्सेस दिया, विड्रॉ भी सक्सेस दिया, अकाउंट में से माइनस भी हुआ, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए अब? ट्रांजेक्शन ट्रंकेट होना चाहिए सर, रिटर्न उसके अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए वो अमाउंट। ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट है हम उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, क्या होना चाहिए? आप लोग सब लोग बोलो, क्या होना चाहिए ट्रांजैक्शन? सक्सेस। रिवर्स रिवर्स होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए। हाँ, रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि ये विड्रॉ भी नहीं हुआ तो ये फेल्ड होना चाहिए, या ये माइनस हुआ तो वापस से होना चाहिए। सो ये जो फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ओनली फॉर द आरडीबीएमएस टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। ये जो रिवर्स, जिसे हम लोग टेक्निकली रोल बैक कहते हैं, तो ये कौन से टाइप में अवेलेबल होती है, कौन से टाइप के डेटाबेसेस में अवेलेबल होती है ये?
RDBMS। RDBMS। जहां पे आप लोगों को लग रहा है कि भाई ऐसे ट्रांजैक्शन आपको वापस करनी है, रोल्स करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बैंक, फिनटेक, एटीएम, ऑल दोज, वहां पे आपको यही डेटाबेसेस मिलेंगे। आर यू फाइन गाइस नाउ? Yes. गाइस, Yes, sir. यू विल, मतलब Yes, sir. 100 लोग जब 100 इंस्टीट्यूशन में जाओगे ना, तो उसमें से एक भी आपको ये रोल नहीं बताएंगे। इफ यू वांट टू द लर्न माइस्क्ल, जस्ट गो एंड लर्न माइस्क्ल दिस एंड दैट सिंटैक्स, but you are not able to understand what is there and which kind of the database we should work and why we are doing to work. No, that is a rare scenario you are getting the knowledge. So you have to more uh, concentrate here. Okay, so now अभी आप लोगों को पता है कि कौन से सिनेरियो में आपको कौन सा डेटाबेस यूज करना है। तो नाउ देयर आर द फ्यू ऑफ द फ्लेवर। कुछ टेस्ट्स हैं, जैसे फ्लेवर्स है। ओपन सोर्स यानी फ्री वाले जो सोर्स है, माई एसक्यूएल, कौन सा है? माई एसक्यूएल है, MySQL. पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, ये सेम सेम प्रोवाइड करते हैं। परचेस वाला, लाइसेंस वाला जो पैसा देके खरीदना पड़ता है, एमएस एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ये एक ही काम करेंगे, बट अलग अलग कंपनीज है। पैसा देना होता है। ओरेकल, इसका भी आपको पैसा देना हो। ये ओपन सोर्स में आते हैं। इसकी स्केलेबिलिटी उतनी है नहीं, दिस इज अ मोर स्केलेबल देन दिस। तो जब भी कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, चलो कोई स्टार्टअप है या कोई भी बनाना है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल या जो कंपनी जब सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करती है, तो स्केलेबल, फास्ट एंड फ्री, ओपन सोर्स जिसे कहेंगे, फ्री नहीं करेंगे, ओपन सोर्स कहेंगे, वैसे डेटाबेस चूज करते हैं। और इन ये जो लैंग्वेज है, इनको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं वो है एसक्यूएल, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी Query Query language. language. लैंग्वेज। Query language. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और ये जो लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट 90%, 95% ऑल द डेटाबेसेस हैविंग द सिमिलर, ये कैटेगरी के। आप माइस्क्यूएल पढ़ोगे तो भी वही सिंटैक्स है, पीजीएसक्यूएल पे भी लिखोगे वही सिंटैक्स है, ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत 8-10% चेंज होगा। एमएस एसक्यूएल एज वेल, ओरेकल एज वेल, सिमिलरिटी। और ये सारे सर एमएस डेटाबेसेस, एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यस, आपने जो माइक्रोसर्व एसक्यूएल सर्वर कर रहे हो वही है जी, बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ओके। है, उसमें दो, एक सर्वर और एक क्लाइंट आपको स्टोर करना पड़ता है, जो एएसपी डॉट नेट एप्लीकेशन में यूज किया जाता है मोस्टली करके, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है डॉट नेट, दैट्स रीजन। यस। ठीक है, लुक्स गुड। हाँ, क्या आप लोगों को रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में समझ में आया, अंडरस्टैंड हुआ है अभी आप लोगों को? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Okay, now next category. Now next category is there. Now next category is no SQL, not only SQL। मतलब ये सिर्फ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नहीं, बल्कि उससे कहीं बेहतर है। So what is a better? अच्छा क्या है इसमें? तो चलो देख लेते हैं कि अच्छा क्या है इसमें। सो बेसिकली जब आपके ऐसे बहुत सारे टेबल बनते हैं बड़े बड़े एप्लीकेशन में, मान लो ऐसे 100 ऑफ टेबल बनेंगे, और आपको क्या करना होता है, ऐसे बहुत सारे टेबल बने हैं, यहाँ पे आप, ये जो टेबल है, एबीसीडी नाम समझ लो, कंसंट्रेट करो। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे मान लो अकाउंट है, यहाँ पे लेट्स सी लास्ट नेम है, और यहाँ पे सेम वन का रिजल्ट है, सेम वन का रिजल्ट है, यहाँ पे सेम टू का रिजल्ट है, बराबर ना? क्योंकि आरडीबीएमएस में क्या है, जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे डेटा हम लोग स्टोर करेंगे। सेम थ्री का
सेम 3 का है, वैसे सेम 4 का। मास्टर्स की बात करेंगे तो सेमिस्टर यानी जो आप कॉलेज में पढ़ते हो डिग्री में, तो ये डेटा है। जब आपको चाहिए कि मुझे चारों सेमिस्टर के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, अभी मुझे बताओ चारों सेमिस्टर के मार्क्स सिंगल टेबल में है या अलग अलग टेबल में है? अलग अलग। अलग जब अलग। आपको जब आपको ये अलग अलग टेबल पापा को, मशीन बंद कर दो आ ये गई। अलग अलग टेबल से जब आपको ये डेटा आपको फेच करना होता है और एक जगह पे लेना होता है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, इसको इसमें बहुत डेटा होता है। जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी में बहुत सारा डेटा होगा ऑब्वियसली, कितने सारे स्टूडेंट्स का सेमेस्टर वाइज डेटा होगा, वो निकालने के लिए कोई कोई क्वेरी मारेंगे हम लोग, एग्जीक्यूट करेंगे तो आधा आधा घंटा रन होकर डेटा लेके आती है, मतलब एक क्वेरी में से डेटा। सोचो, जो हम लोग सिलेक्ट डेटा फ्रॉम सेम 4 सेम 2, ऐसे अलग अलग टेबल में से, तो ये अलग अलग टेबल का डेटा जो है हम जॉइंस यूज करके करते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम जो है ज्यादा लगता है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग। ओ, एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। So how, what we can do for this scenario then? Then introduce हुआ not only SQL database की कैटेगरी, और उन्होंने कहा है कि आप एक काम करो, आपका जो सारा डेटा जो है अलग अलग टेबल में रखते थे, अभी सिनेरियो देखो, अलग सिनेरियो चेंज होगा। जैसे कि इंस्टीट्यूट है अभी हमारा, लेट्स सी डेवलपर स्कूल हम लोग कहेंगे, किसी ने फॉर्म भर दिया, उसने डिपार्टमेंट भरा, कोर्स का टाइप भरा, फीस भरा, वो सब कुछ भर दिया। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ एक सिंपल से एक पेज में इसे स्टोर करें? ये सारी इंफॉर्मेशन एवरीथिंग स्टोर इन अ सिंगल फाइल, या हम लोग इसे डॉक्यूमेंट कहेंगे। और मान लेते हैं किसी का एम्प्लॉय आईडी या पीआरएन नंबर यूनिवर्सिटी का जो होता है, ठीक है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, और वो सारी स्टूडेंट्स की या अपने क्लास के स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन एक ही डॉक्यूमेंट पे है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक 1 2 3 करके पीआरएन नंबर डालेंगे और ये डॉक्यूमेंट जो है डिटेल मिल जाएगी। कौन सा इजी है, ये अलग अलग टेबल में से डेटा लेके आना इजी होगा, या सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है उसका? जैसे कि ये पीआरएन नंबर के लिए अलग है, जैसे सूरज की पीआरएन नंबर के लिए अलग डॉक्यूमेंट है, और हमने जो पीआरएन डाला उसकी सारी डिटेल एक ही पेज में वापस दे, तो कौन सा जल्दी मिलेगा अपने को, ऑल डेटा? सिंगल पेज। सिंगल पेज। ये डेटाबेस की बात है, डेटाबेस में सिंगल पेज में स्टोर करेंगे। तो जो नॉट ओनली सिक्वल डेटाबेस है वो क्या करते हैं, ये इस तरीके से अलग अलग टेबल में डेटा स्टोर नहीं करते। ये क्या करते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, जैसे कि अभी पीआरएन नंबर, वो सारी इसी के अंदर ऐड कर दी जाती है। और जब चाहिए तो ये पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए तो पूरा डॉक्यूमेंट, अलग डॉक्यूमेंट चाहिए तो अलग, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये सेपरेटली फॉर दैट पीआरएन ओनली। दैट्स इट। बट इसका फायदा यह है कि ये क्विकली आपको मिल जाएंगे, फास्ट सर्चिंग होगी, जल्दी डेटा मिलेगा। बट जैसे कि हमने कहा, बैंकिंग वाला यहाँ पे सिस्टम चलेगा नहीं। तो ये क्लियर है क्या आप लोगों को, नॉट ओनली सिक्वल या नो सिक्वल वाला, नो एसक्यूएल वाला आपको? Yes. यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे मुझे जवाब दे देना, फिर मेरे को पता चलेगा इन दोनों में से कुछ समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। चलो लेट्स सी। नंबर 1 क्वेश्चन, सिनेरियो है, आपको बताना है कि कौन सा डेटाबेस आप यूज करोगे। आईआरसीटीसी की बुकिंग ऐप आपने देखी है? यस सर। यस सर। यस सर। मान लो आपने टिकट बुक किया, बुक करते समय
पेमेंट फेल हो गया और RDBMS। फेल हो गया, पैसा कट कट गया, या वो ट्रांजेक्शन ट्रंकेट हो, जो भी कुछ हुआ, ये टाइम में कौन सा वाला आप डेटाबेस प्रेफर करोगे? RDBMS. RDB, RDMS. एसबीआई बैंक का एग्जांपल लोगे तो आपको पता है, जैसे कि मेक माई ट्रिप में आप बस बुक करने जा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, कौन सा यूज करोगे? या ओला बुक करोगे, बुक करने के बाद जो इंफॉर्मेशन होगी वहां पे कौन सा यूज करोगे? RDBMS sir. RDBMS सर। सो रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन, जहां पे आपको लगता है कि डेटाबेस की ट्रांजेक्शन है और ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद उसे रोल बैक होना है, तो वहां पे एक प्रॉपर्टी होती है एसिड प्रॉपर्टी करके, जो सिर्फ यहाँ पे फीचर करती है आरडीबीएमएस में। अब दूसरा वाला एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। चलिए, मुझे इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट, और जब भी मेरे को वो एडवर्टाइजमेंट चाहिए, जैसे कि यूट्यूब पे मुझे एडवर्टाइज करनी है, फेसबुक पे मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी है, ऐसे वाली सारी डिटेल्स फोटो के साथ या बैनर के साथ एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो अगर फेल भी हुई सक्सेस भी हुई तो कोई रोल बैक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट नीड टू इन्फो स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन एट अ टाइम इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट्स। सो वी विल गो थ्रू द नो सिक्वल No डेटाबेस। SQL. No SQL. ठीक है, नो NoSQL। एसक्यूएल या नो सिक्वल, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये आप लोगों को क्लियर है? मोटोल आरती। ठीक है। हॅलो सर. हाँ हॅलो सर, हाँ। आपण एखाद्याचं पेमेंट जर केलं समजा, आणि हम्म, त्या पेमेंटला नंतर आपल्याला वाटलं की बुवा आपल्याला कॅन्सल करायचं, नंतर वापस त्याच याला येईल, तर ती पण RDBMS मध्ये देईल का सर? हो हो, समजा आपण पेमेंट ऍप एखादं ऍड, फ्लिपकार्ट हो वगैरे जे हो 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 फ्लिपकार्ट वगैरे पेमेंट करतो, नंतर ऑर्डर कॅन्सल करतो, तर हो बरोबर, तसे ठीक जे आहे. आहेत ते सगळे त्याच्यामध्येच येतात ते. ठीक आहे. नाव अनदर थिंग इज दॅट, नो सिक्वल मध्ये कोणते कोणते डेटाबेसेस येतात मोस्ट पॉप्युलर? मोंगोडीबी, अपाचे कसांड्रा, याच्यामध्येही वेगवेगळे टाईप असतात, पण आपण एवढं डीप मध्ये नाही जाणार आहोत सध्या तरी, ऍज ऑफ नाव. मोंगोडीबी, कसांड्रा, असे बरेच आहेत. पण आपण कोणता शिकणार आहोत जे की मोस्ट फेमस आहे? मोंगोडीबी. MongoDB. ठीक आहे, आपण याच्या थ्रू जाणार आहोत. याच्यामध्ये की पेअर व्हॅल्यू मध्ये डेटा स्टोअर केला जातो. तिसरी जी कॅटेगरी आहे, तिसरी जी आहे ती कुठली आहे? न्यू एसक्यूएल. न्यू एसक्यूएल हा ऍक्च्युअली याच कॅटेगरीमध्ये येतो हा डेटाबेस, पण याचे ऍडव्हान्टेजेस हे आहेत की याच्यामध्ये प्रयत्न केला गेलेला आहे की आरडीबीएमएसचं जे काही ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट होतं, प्लस ते अँड प्लस नो सिक्वलचे जे काही फीचर आहेत ते सर्व याच्यामध्ये ऍड करण्यात आलेले आहेत. सो इट इज अ मोर पॉवरफुल नाव. एसक्यूएल आणि नो सिक्वलचे जे काही फीचर्स आहेत ते एकत्र करून न्यू सिक्वल डेटाबेसेस बनवण्यात आलेले आहेत. आहेत असे काही बरेचसे, मी तुम्हाला एक्झाम्पल देऊन देईल. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये इन्फ्लक्स डीबी येऊ शकतो, असे बरेचसे आहेत. त्याच्यानंतर रेड शिफ्ट वगैरे. नंतर शेवटचा आहे टाइम एसक्यूएल. टाइम बेस्ड डेटाबेसेस आहेत. ओके, टाइम बेस्ड डेटाबेसेस म्हणजे काय? तर डेटा कलेक्ट करणार डिपेंड ऑन टाइम, म्हणजे प्रत्येक टायमिंगला तो डेटाबेस जो आहे तो कलेक्ट करतो किंवा स्टोअर करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, तुमचा जो स्टॉक मार्केट आहे त्याचा डेटा कसा कलेक्ट होणार? स्टॉक मार्केट बघितलं तुम्ही? लची फाईन, नाही काय हरकत नाही. तुम्ही ईसीजी, Continuously sir. तुम्ही